हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग अपना केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चा रेडियस रेशियो के बारे में। किसकी बातें करने वाले आज हम लोग? रेडियस रेशियो रूल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसी के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और फिर रेडियस रेशियो रूल को डिटेल में बात करेंगे और फिर इसकी क्या कमी रह गई थी रेडियस रेशियो रूल की, इसकी बातें करेंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखो, रेडियस रेशियो रूल पे जाए उससे पहले हमको कोऑर्डिनेशन नंबर समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर ढंग से समझ जाएंगे बच्चे, तो रेडियस रेशियो रूल भी हम लोग आसानी से और अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखो, अगर मेरे पास कोई भी आयनिक क्रिस्टल है बच्चा, आयनिक क्रिस्टल बोले या आयनिक कंपाउंड बोले, तो आपको पढ़ाए थे कि आयनिक कंपाउंड जो है वो क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि इस प्रकार से एक 3D अरेंजमेंट बनता है किसका, कैटायन और एनायन का। जैसे मान लो ये अपना कैटायन है, ये अपना एनायन है, फिर ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। सिमिलरली यहाँ पर ये आ जाएगा, मान के चलो एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन। उसी प्रकार से इधर और आगे बढ़ोगे तो एनायन, इधर भी एनायन आएगा, यहाँ कैटायन आएगा, यहाँ कैटायन आएगा, यहाँ आपका कैटायन आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से लैटिस बनता है आयन का, आयनिक क्रिस्टल में जो आयन का कैटायन एनायन का, इसी प्रकार से क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है जरा सुनो। कि मान लो हमने बोला कि कोई एक आयन उठा लो, मान लो सपोज करो हम इस कैटायन को उठा लेते हैं। इस कैटायन को उठाने के बाद अगर हमको कोई पूछा कि बताओ जरा इस आयनिक क्रिस्टल में कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका मतलब आपको यह बताना है कि उस आयनिक क्रिस्टल में एक कैटायन को कितने एनायन घेर रहे हैं, यानी कि कितने एनायन डायरेक्टली टच कर रहे हैं इस कैटायन को। तो जितना नंबर ऑफ आयंस या जितना नंबर ऑफ कोई भी मान लो अपोजिटली चार्ज, अगर कैटायन की बात करें तो उसको एनायन घेरता है, एनायन की बात करें तो उसको कैटायन घेरता है। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन किसी आयन को सराउंड करता है, घेरता है, वही उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे मान लो हमने यहां बोला कि इस कैटायन को 6 एनायन घेर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देके समझाते हैं। मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। मान लो मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। NaCl में आपको पता है कि Na कैटायन है और Cl माइनस एनायन है। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपका FCC इसकी सेंटर होती है, यानी कि आपका फेस क्यूबिक क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल होता है इसका। मतलब कि ये आपका जो NaCl होता है ना, उसमें जो Na प्लस और Cl माइनस का अरेंजमेंट होता है वो फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के रूप में होता है। आप लोग सॉलिड स्टेट 12th में, हालांकि अब तो हटा दिया है, पहले आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें आप लोग FCC पढ़े होंगे, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हो तो उसका हम जरूरत नहीं है, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, आगे आएगा वो टॉपिक तो वहां बताएंगे ये क्या होता है। अभी बस समझ लो जो समझाना चाह रहे हैं। तो NaCl क्रिस्टल में आप क्या देखोगे कि एक Na प्लस आयन को 6 Cl माइनस आयन क्या करता है, 6 Cl माइनस आयन क्या करता है, चारों बगल से क्या करता है, कोरोस्पॉन्ड करता है इस प्रकार से। तो अगर हम आपसे पूछें कि NaCl क्रिस्टल में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 6। क्यों? क्योंकि Na प्लस कैटायन को 6 एनायन चारों बगल से घेर रहा होता है, यानी कि 6 एनायन इसे डायरेक्टली टच कर रहा होता है। सिमिलरली अगर हम पूछे कि Cl माइनस आयन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो याद रखना NaCl क्रिस्टल में एक Cl माइनस को 6 Na प्लस क्या करता है बच्चा, चारों बगल से सराउंड कर रहा होता है, घेर रहा होता है। इसीलिए NaCl में Cl माइनस एनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि उसको 6 कैटायन घेर रहे हैं। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल मतलब होता है किसी भी आयनिक क्रिस्टल में किसी के भी कैटायन को उसके कितने अपोजिटली चार्ज आयन चारों बगल से घेरते हैं। अगर कैटायन की बात करें तो कितनी एनायन उसको घेर रही है, अगर एनायन की बात करें तो कितनी कैटायन उसको घेर रही है। तो जितना नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन किसी आयन को आयनिक क्रिस्टल में चारों बगल से सराउंड करता है, घेरता है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। और वही बात लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ टाइम एन आयन, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयंस। मतलब कोई भी आयन जितने नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड होते हैं किसी क्रिस्टल में, उसी को उस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। अब यहाँ एक सवाल है, यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल मान लो मेरे पास कोई कुछ आयनिक कंपाउंड दे दिया, मान लो 2-3 आयनिक कंपाउंड दे दिया मेरे पास। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या फायदा होता है, देखो इसके 2-3 फायदे होते हैं, मैं यहाँ बताता हूँ। एक फायदा अभी आप सुन लो कि अगर मान लो मेरे पास 2-3 आयनिक कंपाउंड दे दिया और हमसे पूछा कि बताओ इन आयनिक कंपाउंड में से सबसे ज्यादा स्टेबल आयनिक कंपाउंड कौन है। अगर हमारे पास 2-3 आयनिक कंपाउंड देके हमसे ये पूछ दे कि बताओ ये जो आयनिक कंपाउंड दिए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल आयनिक कंपाउंड कौन है, तो आप क्या करना, उस आयनिक कंपाउंड में आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेना। क्या निकाल लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर। जिस आयनिक क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। क्योंकि कहानी है ना इसके पीछे, रीजन है। आप सोचो
एक प्लस चार्ज को जितना ज्यादा माइनस चार्ज घेरेगा उतना क्या होगा, वो प्लस चार्ज अपने जगह पे स्टेबल रहेगा, वो इधर उधर नहीं भाग पाएगा, क्योंकि उसको माइनस चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उसको जहां तहां जाने ही नहीं देगा, यानी कि वो ज्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली किसी एक Cl माइनस को जितना प्लस चार्ज चारों बगल से घिरेगा वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करके माइनस चार्ज को रखेगा, तो उसको अपने जगह से हिलने नहीं देगा, तो कंपाउंड में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसी वजह से हम लोग का किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर जिसकी जितनी ज्यादा होती है उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होता है। और वही बात यहां लिखा हुआ है कि इन जनरल द हायर द वैल्यू द मोर स्टेबल द आयनिक कंपाउंड, द हायर द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर द मोर द स्टेबल द आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। साथ ही साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का हमको 2-3 और यूज है। एक तो हम लोग कंपाउंड की स्टेबिलिटी पता लगा सकते हैं आयनिक कंपाउंड की, दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हम लोग किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, अभी आगे बताएंगे, टेबल दिखाएंगे, चार्ट दिखाएंगे, उसमें बताएंगे। यानी कि कंपाउंड जो है अपना, जो भी आयनिक कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर बहुत तरह के होते हैं, जैसे लिनियर होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं, स्क्वायर प्लानर होते हैं, अभी स्ट्रक्चर आगे दिखाएंगे उसमें। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कौन सा स्ट्रक्चर होगा उसको भी ये कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर से ही हम लोग बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो डिटरमाइन करने में भी मदद करता है, इसीलिए हम लोग पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियस रेशियो के बारे में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ही हमको रेडियस रेशियो, किसी भी आयनिक कंपाउंड का रेडियस रेशियो के बारे में हमको अगर एक्सप्लेन करना होता है तो उसके लिए हमको कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए हम लोग पहले किसको पढ़े, कोऑर्डिनेशन नंबर को पढ़े। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का 3 यूज अभी तक हम लोग देखे। पहला, इससे हम लोग किसी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बचा उतनी ज्यादा होती है। दूसरा, हम लोग किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड उसके क्रिस्टल लैटिस के स्ट्रक्चर किस तरह की होगी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तीसरा, किसी आयनिक कंपाउंड के रेडियस रेशियो को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कुछ कहानी थी कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब आते हैं हम लोग बच्चा अपने रेडियस रेशियो रूल पे। ये रूल क्या बोलता है जरा पहले पढ़ो इसको, फिर समझाते हैं। बोला, बाय यूजिंग रेडियस रेशियो रूल इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द cation anion coordination number in any compound, so radius ratio is useful measure in establishing the structure of ionic solid। मतलब अगर मान के चलो हमको एक बात पता चला, सॉरी यहां पे मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग रेडियस रेशियो से पता लगाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग किससे पता लगाते हैं बच्चा, रेडियस रेशियो से। कोऑर्डिनेशन नंबर का 2 काम था, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना, दूसरा कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताना। अब अगर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाए तो हम लोग क्रिस्टल की स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड कितना स्टेबल है, और क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बता सकते हैं। अब सवाल उठा सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलेगा कैसे, तो इसी कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग पता लगाते हैं किससे, रेडियस रेशियो से। किससे पता लगाते हैं, रेडियस रेशियो से। माय फॉल्ट, थोड़ा सा हम उल्टा बोल गए थे उस टाइम, रेडियस रेशियो से हम लोग पता लगाते हैं। तो सर रेडियस रेशियो की कहानी क्या है, देखो यही बात यहां लिखा हुआ है कि हम लोग रेडियस रेशियो रूल का यूज करके क्या पता लगाते हैं, क्या प्रेडिक्ट करते हैं, किसी कैटायन या एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगाते हैं। यानी कि किसी आयनिक क्रिस्टल में कैटायन को कितने एनायन घेरे हुए हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये बात हमको रेडियस रेशियो बताएगा। किसी एनायन को कितने कैटायन घेरे हुए हैं ये वो उस एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये बात हमको रेडियस रेशियो बताएगा। तो रेडियस रेशियो से हम लोग क्या करते हैं बच्चा, किसी कैटायन या एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेडिक्ट करते हैं किसी आयनिक कंपाउंड में। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग आयनिक सॉलिड का अगर हमको स्ट्रक्चर भी मेजर बताना हो तो हम लोग रेडियस रेशियो से स्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस रेशियो से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर से स्ट्रक्चर बता देंगे, कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं, है कि नहीं। चलो अगला पॉइंट है, रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ द आयनिक रेडियस ऑफ द कैटायन टू द आयनिक रेडियस ऑफ द एनायन इन अ कैटायन एनायन कंपाउंड। अब ये रेडियस रेशियो होता क्या है सर, सबसे पहला सवाल यही उठा कि सर ये रेडियस रेशियो होता क्या है। देख भाई, रेडियस रेशियो होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, रेडियस रेशियो बराबर रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन, जो हमारा कैटायन है उसका रेडियस अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो अगर हम लोग कैटायन का रेडियस का रेशियो एनायन के रेडियस के रेशियो से निकालते हैं, एनायन के रेडियस के थ्रू निकालते हैं, तो इसी रेशियो को हम लोग रेडियस रेशियो बोलते हैं। क्या होता है रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ द आयनिक रेडियस ऑफ द कैटायन टू द आयनिक रेडियस ऑफ द एनायन इन एन कैटायन एनायन कंपाउंड बोलो या उसी को आयनिक कंपाउंड बोलो, बात एक ही हुआ। मान लो मेरे पास कोई NaCl आयनिक कंपाउंड है, Na+ और Cl- से मिलकर बना होगा। अब अगर हमको इसका रेडियस रेशियो पता लगाना है तो इसमें जो कैटायन है अपना Na+, इसका जो रेशियो होगा, जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ
Na प्लस, इसमें अगर डिवाइड कर दें रेडियस जो NiNaCl माइनस इसके रेडियस से, तो ये NaCl कंपाउंड के रेडियस रेशियो के बारे में हमको बता देगा। ठीक, अच्छा, तो ये होता है अपना रेडियस रेशियो। समझ में आ गया रेडियस रेशियो क्या होता है? किसी भी आयनिक कंपाउंड में केटायन के रेडियस और एनायन के रेडियस के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियस रेशियो बोलते हैं। रेडियस रेशियो निकाल लोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्लेन हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्लेन हो जाएगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो जाएगी, कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो जाएगा, है कि नहीं? अब हम लोग आगे इसी बात को करने वाले हैं। हम लोग रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसकी बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल पढ़ना पड़ेगा बच्चा। ये जो फॉर्मूला है ना, ये यहाँ पे लिखना, इसके नीचे ये लाइन लिखना, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूं, बेटर होगा कि आप इस चार्ट को रट जाना। अगर आप इस चार्ट को पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो आपके एग्जाम में सीधा इस चार्ट को उतार देना, बहुत हेल्पफुल होगा। देखो चार्ट में क्या है, रेडियस रेशियो का ये टेबल है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर का टेबल है, ये शेप का टेबल है कि अगर मान लो रेडियस रेशियो ये है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा, तो शेप कैसा होगा, और यहां कुछ एग्जांपल बता दिए। अगर मान लो बच्चा कोई ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसका रेडियस रेशियो 0.0 से 0.155 तक है, यानी कि रेडियस ऑफ केटायन प्लस एनायन की वैल्यू अगर मान लो 0.0 से लेके 0.155 तक आ गया, तो इसका मतलब उस आयनिक कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा केटायन और एनायन का, वो कितना होगा बच्चा? वो 2 होगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसका? 2 होगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, तो इसका मतलब उस कंपाउंड का शेप कैसा होगा? लीनियर शेप कैसा होता है बच्चा? एक स्ट्रेट लाइन में, मान लो इस प्रकार से, ये होता है लीनियर शेप। स्ट्रेट लाइन में जो शेप होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर शेप। जैसे एग्जांपल में HF माइनस, अगर हम लोग HF माइनस मॉलिक्यूल को ले ले और इसका रेडियस रेशियो निकाले, तो इसका रेडियस रेशियो जो बच्चा आएगा आपका, वो 0.0 से लेके 0.155 के बीच में आएगा। इसका मतलब इसके जब रेडियस रेशियो इतना होता है, तो मतलब कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। और अगर कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ। अगर किसी आयनिक कंपाउंड का रेडियस रेशियो 0.155 से लेके 0.255 के बीच में आ जाए, अगर इनके बीच में आ जाए, तो इसका मतलब 0.155 से 0.225 के बीच में आ जाए, तो मतलब उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। कितना होगा? उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। और अगर किसी कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चा 3 होता है, अगर किसी आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है, इसका मतलब उस कंपाउंड का शेप ट्राइगोनल प्लानर होता है। ट्राइगोनल प्लानर शेप ऐसा होता है बच्चा, इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लानर शेप, यानी कि 3 बॉन्ड आपका प्लेन में बनेगा। कैसा बनेगा? 3 बॉन्ड प्लेन में, इस प्रकार से। तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर शेप। ठीक, जैसे बोरोन को अगर आप लेते हो ना, तो बोरोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखो ट्राइगोनल प्लानर में होता है। आगे, अगर किसी मॉलिक्यूल का रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच में है, इनके बीच में अगर कोई कंपाउंड है 0.225 से लेके 0.414 के बीच का है, तो बच्चा इसका मतलब उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और अगर किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। ये ज्योमेट्री होता है बच्चा टेट्राहेड्रल का, ये ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री हो गया, ये आपका ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री हो गया, और ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल ZnS, कैसा, कौन सा एग्जांपल होगा इसका? ZnS, जिंक ब्लेंड, ZnS आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का एग्जांपल होता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 4 होती है, यानी कि एक Zn2 प्लस को बच्चा, Zn2 प्लस को 4s2 माइनस चारों बगल से इस प्रकार से घेरेगा, 4s2 माइनस इस प्रकार से घेरेगा। सिमिलरली एक s2 माइनस को 4 Zn2 प्लस बच्चा इस प्रकार से घेरेगा। और किस स्ट्रक्चर में घेरेगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, यानी कि बीच में यहां पे s2 माइनस होगा, एक Na2 प्लस Zn2 प्लस यहां, देखो एक Zn2 प्लस यहां, एक Zn2 प्लस यहां, एक Zn2 प्लस यहां, और एक Zn2 प्लस यहां। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सिमिलरली अगर ZnS में देखोगे तो बच्चा आपका Zn2 प्लस को 4s2 माइनस घेरता है। कैसे? एक s2 माइनस यहां, एक s2 माइनस यहां, एक s2 माइनस यहां, एक s2 माइनस यहां। ये होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इस प्रकार से क्या करता है? उसको घेरता है। समझ गए? अच्छा, वहीं पे अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में हो,
0.414 से 0.732 के आसपास हो तो उसका मतलब उनके बीच का हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चा उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका ज्योमेट्री कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। कैसा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होता है? इस प्रकार का, 4 बॉन्ड प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, 4 बॉन्ड प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। जैसे कि NaCl, NaCl में देखोगे तो एक Na+ को बच्चा 6 Cl- कैसे घेरता है? इस प्रकार से घेरता है, Cl-, 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 Cl-। सिमिलरली एक Cl- को, एक Cl- को 6 Na+ कैसे घेरेगा? 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, तो Na+, 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 और Na+, ये इस प्रकार से सराउंड करता है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम लोग इस ज्योमेट्री को कहते हैं। ये ज्योमेट्री कौन सा ज्योमेट्री हो गया आपका? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यानी कि 4 बॉन्ड उसका प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, इस प्रकार का। देखो एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड प्लेन में है 90 डिग्री पे, 1 2 और 2 4, एक बॉन्ड ऐसे ऊपर एक बॉन्ड ऐसे नीचे, ठीक। ये जो 4 बॉन्ड देख रहे हो ना, ये चारों तो टिक कर रहे हैं, ये चारों बॉन्ड, ये चारों बॉन्ड ऐसे प्लेन में होता है, ये बॉन्ड होता है ऐसे ऊपर और ये वाला बॉन्ड होता है नीचे, ठीक। तो बीच में अगर Na+ है तो 6 Cl- इन जगह पे आ जाएगा, अगर बीच में Cl- है तो 6 Na+ इस जगह पे आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब होता है? जब रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 होता है, ठीक। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अगर हो गया किसी मॉलिक्यूल का तो सेल समझ लेना उसका शेप ऑक्टाहेड्रल होगा। एग्जांपल में जैसे कि NaCl हो गया, एग्जाम्पल में क्या हो गया बच्चा? NaCl। वहीं पे अगर 0.732 से 1.0, ये बात तो तय है, रेडियस रेशियो कभी भी 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है, याद रखना इस चीज को। रेडियस रेशियो जब भी आएगा 0 से लेके 1 के बीच में आएगा, उससे ज्यादा रेडियस रेशियो नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक। तो रेडियस रेशियो अगर 0.732 से 1 तक आ गया तो उसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का मतलब है क्यूबिक स्ट्रक्चर बच्चा, क्यूबिक स्ट्रक्चर। कैसा? क्यूबिक, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर ऐसा, इस प्रकार का। यानी जैसे CsCl, तो मान लो अगर एक CS है तो इसको इस प्रकार से, बीच में अगर CS है, मान लो यहाँ पे CS है तो इसको 6 Cl- इस प्रकार से घेरेंगे, 6 Cl- इस प्रकार से घेरेंगे। और अगर बीच में, यहाँ पर भी Cl-, यहाँ पर भी Cl-, और अगर बीच में Cl- है तो 6 CS+ इसको चारों बगल से घेरेंगे। तो ये टेबल याद रखना, रेडियस रेशियो अगर आपको याद हो गया, पता चल गया, तो आप रेडियस रेशियो से कोऑर्डिनेशन नंबर बता दोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर से शेप बता दोगे, और यही तो आपको बताया जा रहा था रेडियस रेशियो का फायदा। क्लियर हो गया? चलो आगे हम लोग बात करते हैं बच्चा लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल। इस रेडियस रेशियो रूल का लिमिटेशन क्या है? कमियां कुछ रह गई थी, इसकी कुछ कमी थी, उन्हीं कमी के बारे में बात करने वाले हैं। पहला, नेचर ऑफ बॉन्ड। पहला कमी जो है वो नेचर ऑफ बॉन्ड है। ये जो आयनिक रेडियस है, जो हम लोग रेडियस रेशियो निकालते हैं, जो आयनिक रेडियस निकालते हैं, ये बच्चा आपका उसी कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है, उसी कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है जो 100% आयनिक हो, जो 100% क्या हो? आयनिक, जो पूर्ण रूप से आयनिक कंपाउंड हो। और ये कभी पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी कंपाउंड पूर्ण रूप से आयनिक नहीं होता है। अगर कोई कंपाउंड आयनिक है तो इसका मतलब उसमें थोड़े बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर भी होते हैं बच्चा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। तो कोई भी कंपाउंड ना तो पूर्ण रूप से कोवैलेंट नेचर का होता है और ना ही पूर्ण रूप से आयनिक नेचर का होता है। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें थोड़े बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर भी होंगे, और अगर कोई कोवैलेंट कंपाउंड है उसमें थोड़े बहुत आयनिक कैरेक्टर भी होंगे। लेकिन रेडियस रेशियो रूल क्या बोला? ये केवल उसी पे एप्लीकेबल होता है, उसी कंपाउंड पे जो कंपाउंड पूर्ण रूप से आयनिक हो, जबकि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता। एक लिमिटेशन इसका ये रह गया था। दूसरा, स्फेरिकल आयन। देखो क्या था, ये जो रेडियस रेशियो रूल दिया गया था वो किसको मान के दिया गया था? ये मान के दिया गया था कि आयन हमारा कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तब ना हम लोग रेडियस बताते थे, रेडियस बता पाएंगे। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि हर आयन आपका स्फेरिकल शेप का ही हो। कोई बहुत सारे ऐसे आयनिक कंपाउंड होते हैं जिन आयनिक कंपाउंड में आयंस का शेप स्फेरिकल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो अगर आपको यहां बात यही लिखा हुआ है, आयंस आर एज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट दिस एजम्पशन डज नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट। लेकिन ये एजम्पशन सही रिजल्ट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जैसे कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो स्फेरिकल शेप के नहीं होते हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल आयंस विथ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आल्सो कैन नॉट बी स्फेरिकल। ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं याद है? जो डी ब्लॉक में जो एलिमेंट पाया जाता है ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है। अब डी ब्लॉक का एलिमेंट कहां से कहां तक होता है सर? तो बच्चा आप लोग पढ़े होंगे ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक का एलिमेंट आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है।
जिसमें ग्रुप नंबर 12 को अगर केवल छोड़ दें तो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 11 तक का एलिमेंट आपका ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, ट्रांजिशन मेटल के नाम से या ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट का आयन है, ठीक है, जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, यानी कि ट्रांजिशन डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो ये बात तय है कि उनमें एलिमेंट डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। किसी भी एलिमेंट को प्रिडिक्ट टेबल में किसी ब्लॉक में रखा जाता है, वो किस आधार पर रखा जाता है कि किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल के अंदर जाता है, उस आधार पर उसको उस ब्लॉक में डाल दिया जाता है। अगर हम बोलते हैं कि कोई एलिमेंट पी ब्लॉक का है, इसका मतलब उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर कर रहा होगा। सिमिलरली अगर हम बोल रहे हैं कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है, इसका यह मतलब हुआ कि उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर कर रहा होगा। तो अगर मान लो मेरे पास कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट, और ऐसे एलिमेंट कौन से होते हैं, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। तो अगर आप ग्रुप नंबर 12 को निकाल देते हो तो ग्रुप नंबर 3 से जो ग्रुप नंबर 11 तक का एलिमेंट होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मान लो मेरे पास कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल बोलने का मतलब आपको पता है कि बच्चा डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एक सबसेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो मान लो अगर किसी में इस प्रकार से भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। कंप्लीटली फिल्ड कब होता, जब सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता। लेकिन अगर मान लो किसी में सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 मिनिमम होना चाहिए, 1 से और 9 तक का अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको पार्शियली फिल्ड बोला जाता है। 0 है तो वैकेंट हो गया, 10 है तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया। और अगर किसी भी एलिमेंट के डी सबसेल में डी ऑर्बिटल में अगर 1 से 9 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो अगर मान लो मेरे पास कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है जिनके पास पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो उनका जो आयन होता है ना बच्चा, ऐसे एलिमेंट का जो आयन होता है वो स्फेरिकल शेप का नहीं होता है। तो अगर ये स्फेरिकल शेप का नहीं होता है तो फिर इसमें रेडियस रेशियो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ये भी एक इसका लिमिटेशन रह गया था, रेडियस रेशियो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बुझे, यही बात यहां लिखा हुआ है कि जो रेडियस रेशियो रूल दिया गया था वो ये सोच के दिया गया था कि जितने भी आयंस होते हैं सबके सब आयंस क्या होते हैं बच्चा, सबके सब आयंस स्फेरिकल होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हर आयन स्फेरिकल नहीं हो सकता है। जो आयन स्फेरिकल नहीं होगा वहां रेडियस रेशियो रूल एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, यही बात है ना। तो यही इसका एक लिमिटेशन रह गया था। तीसरा है आयनिक रेडी। देखो आयनिक रेडियस जो होता है ना, देखो एक तो एटम्स खुद इतना छोटा होता है और आयंस भी उसी तुलना में बहुत छोटे होते हैं। अब इतने छोटे शेप के वैल्यू का रेडियस अगर मेजर करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग जब भी रेडियस किसी एटम का लेते हैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, उसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर किसी स्फेरिकल एटम का आयन का अगर हम लोग एक्यूरेट रेडियस नहीं निकाल पा रहे हैं तो कुछ तो अगर रेडियस में अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई तो रेडियस रेशियो में भी थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी, और अगर रेडियस रेशियो में थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी तो एग्जैक्ट हम लोग उसका रेडियस रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब ये भी एक लिमिटेशन है कि द वैल्यू ऑफ आयनिक रेडी इज नॉट नोन एक्यूरेटली, ये एक्यूरेटली नहीं पता लगाया सकता क्योंकि इतना छोटा होता है, कैसे पता लगाओगे। दिस आल्सो डज नॉट गिव द करेक्ट रेडियस रेशियो, इसलिए करेक्ट रेडियस रेशियो नहीं दे पाता है, क्योंकि एग्जैक्ट रेडियस ही नहीं हम लोग पता लगा पाते तो रेडियस रेशियो भी एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाएंगे। तो ये भी एक लिमिटेशन रह गया था आपका रेडियस रेशियो रूल का। और बच्चा यही थी कहानी आपके रेडियस रेशियो रूल की, जो होती है यहीं पे एंड। आप लोगों को अगले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर यू ऑल, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। बच्चे मन से पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए।